हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी वितान चैप्टर 2 जूझ का पार्ट 1 में इसके ऊपर के भाग को पढ़ा दी हूँ। शेष जो बचा है वो पार्ट 2 में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। हो सकता है पार्ट 3 भी बनाना पड़े, तो पार्ट 2 में मुझे यहाँ से पढ़ाना है। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी कि इसलिए उसके पास ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया। अभी पिता ने यहाँ झूठ बोला कि मैं मना नहीं किया था इसे पाठशाला जाने के लिए। ये गलत संगति में पड़ गया था, इसलिए इसे क्या किया, पाठशाला से निकाल कर खेती के काम में लगा दिया। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता, कंडे यानी गोबर की बनी हुई उपले, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। अब दादा ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये करता है, इसी कारण मैंने इसे क्या किया, विद्यालय छुड़वा दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा कर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब जब पिता ने कहा तो बेटे ने भी कुछ सच और कुछ झूठ मिलाकर अपनी सफाई दे डाली। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास हुआ है कभी, ना पास नहीं हुआ है कभी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पास नहीं हुआ है, नहीं जी। पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है। एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने लग गया तो क्या हुआ, इस बात पे उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? पिता को समझा रहे, अरे बच्चा एक आध गलती किया, अगर चला ही गया खेलने और सिनेमा देखने, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप उसकी पढ़ाई ही बंद करवा देंगे। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ, कल से देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए। दादा ने मन मारकर कहा। इस तरह उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना और छुट्टी होते घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेत में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे, मंजूर है कि नहीं? अब अपने बेटे से पाठशाला भेजने के लिए वादा करा रहे हैं कि सुबह उठना, बस्ता लेकर खेत पे आना, पहले खेत का काम करना और फिर क्या करना, पाठशाला जाना, और पाठशाला से छूटने के बाद भी पहले क्या करना, खेतों पे आना, तब जाके घर पे आना। और कभी अगर खेतों में ज़्यादा काम हो तो तुम पाठशाला मत जाना। हाँ बेटा, तैयार हो गया? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिरी रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। क्योंकि उसे पाठशाला जाने की खुशी थी, उल्लास थी लेखक को। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किसका? मैं पिता ने वादा लिया कि अगर ये सारी बातें मंजूर है तो पाठशाला जाना, नहीं तो पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। बेटा ने विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं खेती का काम करूँगा। है, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ। पिता ने कहा, यदि किसी दिन तुम खेत पर नहीं आओगे तो जहाँ मिलोगे मैं वहीं पिटाई शुरू कर दूँगा। नहीं, कुचलता हूँ कि नहीं तुझे? तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। बालिस्टर मीन्स वकील, वकालत, पढ़ लिख कर बड़े वकालत की नौकरी करना। दादा बार बार कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई।
गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया। यानी अब हर मौसम में जो खेतों में दिन भर 11 बजे से 5 बजे तक रहता था, लड़का खेतों का काम करते था, उससे क्या हुआ, पढ़ने के कारण छुटकारा मिल गई। उस चक्की के अपेक्षा मास्टर की छड़ी मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहना भी नहीं, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, सहन करता था। फिर दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगी। अब क्या हुआ, लेखक जाके 5वीं क्लास में फिर से बैठने लगे। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि पहले तो वो पढ़े ही थे। 5वीं नापास की टिप्पणी के नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं की हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी 5वीं कक्षा के अच्छे बच्चे बच्चे जो थे, उसके साथ के बच्चे वो आगे की कक्षा में पहुंच गए थे। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के यानी छोटे, अपने से जूनियर बच्चों के साथ उन्हें क्या करना पड़ता, पर बैठना पड़ता। और जो कम अक्ल का समझता था, क्योंकि उनकी उम्र भी कम थी, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में मैं उन्हें ले आता। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार से जैसे बैठा होता, उसी तरह मैं भी अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा रहता था। कौन? लेखक। क्या नाम है? मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहाड़ के लड़के ने सामने आकर अब क्या किया, खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बलूगढ़ी की लाल माटी के रंग की मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। क्यों? क्योंकि खेती से सीधे उसने पाठशाला आया था और खेती के लिए जो कपड़े पहने थे, मटमैली धोती और वही पहने, और गमछा एक पतली सी कपड़े होती है तौलिया के समान, वही पहने वो चला आया था। उसके पास तो कोई यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए वो थोड़ा अजनबी जैसा मालूम हुआ। देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआशा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने सोचे कि अब तो मेरी गमछा गई हमसे, एक तो वो पतली है, पुरानी, और इस खींचातानी में मेरा गमछा आज फट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। उस लड़के ने उसे अपने सिर में लपेट लिया और मास्टर जी की नकल करते हुए उसे तैरकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगा। क्यों? डांट खाने की आशंका में, क्योंकि अब नए टीचर थे, उन्हें डांटेंगे। रनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पे मटमैला गमछा देख उन्होंने पूछा, किसका है? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहाड़ का बच्चा बिना बात का उठक बठक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। पूछताछ करने के बाद उन्होंने क्या किया, वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं भी दीवार की तरह पीट करके, अब फिर क्या करते थे बच्चे, उस जो चौहाड़ था उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए फिर उसी धोती खींचने की कोशिश की, लेकिन क्या किया, लेखक फिर दीवार की तरह पीट करके जा बैठे और पूरी छुट्टी से पहले उठा ही नहीं।
खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चों को खुले में रख देने पे जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। किसका? लेखक का। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घर। अब वो पाठशाला क्या हो रहा था? बेगाना लग रहा था। जो अपना पाठशाला था, पहले लेखक को अपना लगता था, वो अब उन्हें वो ऐसा अपनापन नहीं दिख रहा था, और वह पाठशाला अब कैसे लेखक को बेगाना लग रहा था और आहत कर रहा था उन बच्चों का व्यवहार। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अच्छा अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वो भी मुझसे भी कमज़ोर, वो ये क्या मदद करेंगे। अब लेखक किसी उहापोह में रहे, अरे इससे अच्छा तो मेरा खेत ही है, वहाँ कोई मेरा खिल्ली तो नहीं उठाता, और कक्षा में 2 ही जान पहचान के बच्चे हैं, वो भी काफ़ी कमज़ोर हैं मुझसे, वो तो मुझे पढ़ाई में कुछ मदद नहीं करेंगे। इसी ऊहापोह में पड़े रहें। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वो एकदम पराई पराई जैसे लगने लगी। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पे मैं उमंग में था। फिर पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर अब एक नई टोपी, 2 नाड़ी वाली चड्डी और मैल खाऊ, यानी जिसमें मैल मालूम न चले, मैल खाऊ रंग के 8 दिन में अब इन्होंने क्या किया, लेखक ने अपने लिए पाठशाला जाने के लिए नए कपड़े मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुस्सा लगाते। ये उनके मारने का अंदाजा था। कौन? ये मंत्री नामक कक्षा अध्यापक जो थे इस कक्षा के, उनका। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता, यानी काफ़ी तेज चोट लगती थी। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे वहीं ठोक देते। वो पढ़ाते भी अच्छे थे और पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे से समझाते थे, और शरारत वाले बच्चों के लिए अच्छी मार भी पिटाई भी करते थे, उनकी हजामत भी करते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। अब देखिए, एक जो लड़का था, नया लड़का था, उसका नाम बसंत पाटिल था। वह क्या था? देखने में तो दुबला पतला था, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था, और हमेशा उसका सवाल मैथ का क्या होता, सही निकलता। इसलिए उसे मैथ के टीचर उसे बहुत मानते थे, और दूसरे बच्चों की कॉपियाँ उसे चेक करने के लिए देते थे। दैट्स ऑल। यहाँ मैं पार्ट 2 ख़त्म कर रही हूँ। फिर लेकर आऊँगी इस पार्ट का तीसरा वीडियो में शेष जो भाग बचे हैं उसे पढ़ाने के लिए। दैट्स ऑल। तब तक आप इसे पढ़ें और समझें।